हेलो दोस्तों, नमस्कार। डीडी पाठशाला यानी घर घर की पाठशाला में आप सभी लोगों का एक बार जोरदार स्वागत है। दोस्तों, जितने भी भाई बहन, जितने भी दोस्त, जितने भी सखा है, सभी को सूचित कर दो कि क्लास 11th इकोनॉमिक्स विषय की अब संपूर्ण क्लास अब डीडी पाठशाला की यूट्यूब चैनल पर शुरू हो गई है। सभी दोस्त को भी बताना है, शेयर करना है। ये क्लास जितने भी पूरे झारखंड बोर्ड में इकोनॉमिक्स विषय लिए हुए उन सभी के लिए एक रामबाण क्लास होने वाली है। और ये क्लास सिर्फ एग्जाम में पास ही नहीं कराएगी, बल्कि अच्छे नंबर 40 आउट ऑफ 40 लाने की फुल गारंटी देता है। ठीक है ना? तो आप लोग इस क्लास को जरूर सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। इस क्लास में हम क्लास 11 की जितने भी चैप्टर है उन सारे चैप्टर का पहले हम लोग समरी बताएंगे, फिर उनके सारे जितने भी एक्सपेक्टेड एमसीक्यू है और पिछले वर्षों में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सारे सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग लास्ट में एक मैराथन क्लास भी लेके आएंगे, जिसमें लंबी क्लास होगी, जिसमें ओवरऑल जितने भी एमसीक्यू होंगे 300 400 सारे एमसीक्यू को एक साथ कर लेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट बिल्ड करना जरूरी है। ठीक है ना दोस्तों? रट के एग्जाम में नहीं जाना है, जो रटेगा वो फंसेगा, है ना। तो रटना बिल्कुल नहीं है ना। तो अब क्लास को समझ के साथ विकसित कीजिए, और 11th क्लास की जितने भी एग्जाम आने वाली है आगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जितने भी चीज है, इंग्लिश, जितने भी एग्जाम होगा सबका सब डीडी पाठशाला में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है ना। तो आप लोग हो जाइए तैयार, सभी दोस्तों को भी बता देना है। हम इकोनॉमिक्स विषय की बात करते हैं। क्लास 11th में जो इकोनॉमिक्स है, चाहे वो आर्ट्स वाले बच्चे हो, कॉमर्स वाले बच्चे हो, या फिर साइंस वाले बच्चे हो, सभी के लिए है ना। तो क्लास 11th में जो इकोनॉमिक्स विषय है, आज हम वो सीरीज स्टार्ट करने वाले जिसका आज पहला डे 1 हम लोग करके रखते हैं। इसी तरह आपको 7 से 8 क्लास आएगा, आप करके जाइए, आपका संपूर्ण क्लास 11 का इकोनॉमिक्स तैयारी बिल्कुल हो जाएगा और 40 आउट ऑफ 40 आएगा, इसकी फुल गारंटी है। ठीक है? ये क्लास 11 एग्जाम पास और अच्छा स्कोर करने वाली संपूर्ण क्लास का सीरीज है, जिसका पहला दिन है आज। ठीक है? तो देखिए, आपको क्लास 11 में कितने बुक पढ़ना पड़ता है? 2 बुक पढ़ना पड़ता है। कौन कौन सा बुक पढ़ना पड़ता है? भारत अर्थव्यवस्था का विकास, पहला बुक, जिसको इंडियन इकोनॉमी के नाम से जानते हैं, और दूसरा है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, जिसको बोलते हैं स्टैटिक फॉर इकोनॉमिक्स। ठीक है? ये 2 बुक्स है। इस 2 बुक्स के माध्यम से हम लोग सारा का सारा क्लास कर जाएंगे, लेकिन आपको बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा का सारा मेहनत हम करेंगे, आप सिर्फ क्लास को करके ही एग्जाम में बैठना है। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम पहले समरी बात करेंगे, फिर उसके एमसीक्यू पे आएंगे। ठीक है? तो आपका जो इंडियन इकोनॉमी है, जो ये जो बुक है, ये जो बुक है, इस बुक में लगभग कितना चैप्टर है? 8 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। कितना चैप्टर पढ़ना पड़ेगा? 8। और इसमें भी कितना चैप्टर पढ़ना पड़ेगा? इसमें भी 7-8 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो हम इस 8 चैप्टर में एक एक चैप्टर करके डील कर लेंगे। ठीक? आज हम इस चैप्टर का भारत अर्थव्यवस्था का जो विकास है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इसका फर्स्ट चैप्टर को हम लोग डील करते हैं, फिर उसका एमसीक्यू करेंगे। इस प्रकार 8 चैप्टर का हम लोग एनालिसिस करेंगे, फिर उसका एमसीक्यू करेंगे। उसके बाद आप लोग एग्जाम में जाके बैठना। देखिए, पहला जो चैप्टर है, जो इंडियन इकोनॉमी का जो पहला चैप्टर है, उस पहला चैप्टर का नाम क्या है? सबसे पहले ये समझना होगा। उस पहला चैप्टर का नाम है स्वतंत्रता से पूर्व संध्या पर भारत अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है? स्वतंत्रता से पूर्व यानी आजादी से पूर्व भारत का जो अर्थव्यवस्था है ये कैसा था, इसको समझना बड़ी बात है ना। तो देखिए, हम लोग का आजादी कब हुआ? हम लोग का आजादी 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों से आजाद हो गया। यानी उससे पहले अर्थव्यवस्था के पहले हमको जानना है। ठीक है? और अंग्रेज, अंग्रेज का मतलब सिर्फ अंग्रेज नहीं, आप शुरू से देखेंगे जब भारत इतिहास को, तो उसमें पुर्तगाली, डच, है ना, फ्रेंच, ये सब सारे जो यूरोप कंपनियां सारा भारत में आकर व्यापार करते थे ना, करते थे। और सबसे उसमें जो प्रभावशाली जो यूरोप पे कंपनी थी, वो निकली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम लोग ब्रिटिशर्स के नाम से जानते हैं, है ना। तो वो जो
आए भारत और भारत पे क्या किस उद्देश्य से आए थे? व्यापार करने के उद्देश्य से। तो जब व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, उसके बाद धीरे-धीरे वो प्रशासन यानी शासन तंत्र भी अपना लिया और भारत में शासन करने लगा। उस वक़्त का हम लोग भारत की अर्थव्यवस्था को समझेंगे, ठीक है? तो उस वक़्त की भारत की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए सबसे पहले कुछ बातें बताता हूँ, उस बातें को आप पहले ध्यान से समझो। देखो मेरे दोस्त, क्या होती है कि जब-जब हम अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, जब-जब अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, तो अर्थव्यवस्था हमको क्या देखना है बेसिकली? अर्थव्यवस्था में हमको बेसिकली देखना है कि कृषि कैसा हुआ करता था, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, स्वतंत्रता से पूर्व का बात बोल रहे हैं। फिर देखिए उद्योग कैसा था, उस स्थिति को समझिए, है ना? फिर उद्योग मतलब इंडस्ट्री कैसा था, उस स्थिति को समझना है। फिर उससे पहले समझो कि यहाँ पर जो व्यापार का जो सिस्टम था, ट्रेड जो सिस्टम था, वो कैसा था, उसको समझना है। फिर यहाँ आप समझो कि यहाँ की जो बुनियादी संरचना है, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो कैसा था? यानी सड़क, रेल, ठीक है, जितना बिल्डिंग्स है, ये सब, जो पोर्ट है, बंदरगाह है, ये सब कैसे विकसित हुआ? इसको समझना है स्वतंत्रता से पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था को। इन सारे टॉपिक को आप एक-एक करके कर लेंगे, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग उसके बाद एमसीक्यू कर लेंगे, है ना? तो सबसे पहले समझिए, हम लोग पीपीटी के माध्यम से बड़ा प्यार से समझते हैं और जिसको भी पीपीटी चाहिए लास्ट में हम बता देंगे कहाँ पर मिलेगा, ठीक है? तो क्लास में एंड तक बने रहो। देखो, जब अंग्रेज भारत आया, पहले समझो, अंग्रेज भारत कब आया? तो आप बोलेंगे सर अंग्रेज जो भारत आया ना, वो 1600 ईस्वी के आसपास भारत आया था। ठीक है ना? तो 1600 ईस्वी के बाद आया था तो व्यापार करने के लिए आया था। किस लिए आया था मेरे दोस्त? व्यापार करने के लिए आया था। किस-किस चीज़ का व्यापार होता था भारत से? तो भारत में ना बड़ा प्यारा-प्यारा सूती कपड़ा हुआ करता था। यहाँ का जो मसाला था इतना सुगंधित मसाला था कि यूरोप वाले के पास पहुँचता था, वो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते, आहाहा! कितना अच्छा भारत की मसाला आया है। सूती कपड़ा का लाजवाब वहाँ पे प्रशंसा होता था। इतने बेहतरीन तरीका से भारत की जो वस्तुएँ होती थी और जो यहाँ की जो हस्तशिल्प हाथ से बना हुआ चीज़ें भी बड़ा फ़ेमस हुआ करता था, विश्व व्यापार में यानी यूरोप के व्यापार में हुआ करता था। कि उसके बाज़ार में बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ करता था किसका? भारत का, भारत की वस्तुएँ का। तो यूरोप वाला सीधा भारत तक व्यापार पहले नहीं करते थे। यूरोप वाला सीधा अगर मान लेते हैं यहाँ पे भारत है और यहाँ यूरोप है, तो यूरोप वाला जो है सीधा भारत पे व्यापार पहले नहीं करते थे। पहले आते थे यहाँ पे अरब अरब जो व्यापारी थे, अरबी जो व्यापारी थे, उन लोगों के साथ व्यापार करते थे और अरब वाला भारत के साथ व्यापार करते थे। है ना? तो यानी भारत से सामान जाता था अरब और अरब से यूरोप के बाज़ार में पहुँचता था सामान। है ना? और कौन-कौन सा सामान पहुँचता था? सूती कपड़ा हो गया, रेशम कपड़ा हो गया, मसाला हो गया, हाथ से बना हुआ घड़ा, बर्तन, बहुत सारा विभिन्न-विभिन्न प्रकार की चीज़ें थी। तो ये अरब के साथ व्यापार होता था। अब यहाँ क्या होता था, अब ये तो सस्ता दाम में ले जाता था और ये क्या करता था महँगा दाम में यूरोप में बेचता था और भी बहुत सारा रीज़न के वजह से यूरोप वाला को वस्तुएँ मिलने में बड़ा कठिनाई होता था। अब समझोगे वहाँ पे धर्मांतरण का भी बात होता था। अरब व्यापारी लोग तरह-तरह से अंग्रेज़ को मतलब कि बहुत महँगा कॉस्टली भी पड़ता था और बड़ा वहाँ पे क्या बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ था। व्यापारी से। तो ये लोगों ने सोचा कि ऐसा काम क्यों नहीं करते हैं कि सीधा हम भारत के साथ व्यापार करना शुरू करेंगे। तो भारत के साथ व्यापार करने का प्लान बनाया और सबसे पहले आप देखेंगे पुर्तगाली जिसको 14 वास्को डी गामा बोलते हैं। वास्को डी गामा भारत आता है 14 मई 1498 में भारत आता है और फिर भारत की खोज करता है और फिर वहीं से यूरोप कंपनियाँ धीरे-धीरे भारत आना शुरू कर लेते हैं। है ना? ये हिस्ट्री का विषय नहीं है इसलिए हम इसमें डीप नहीं घुसते हैं। हिस्ट्री क्लास में हिस्ट्री जैसे बात करेंगे। हम यहाँ मेनली बात करेंगे इकोनॉमी के बारे में। किसके बात करेंगे? इकोनॉमी के बारे में। तो इस प्रकार यहाँ पे तो आए 1600 ईस्वी में, लेकिन वो धीरे-धीरे कब्जा करने लगा, शासन करने लगा कब? 1757 से लेकर 1957 तक भारत पे क्या करने लगा वो? शासन करने लगा। तो आप देखेंगे कि ब्रिटिश जो है, अंग्रेज जो है वो भारत में कितने साल तक शासन किया? तो आप बोलेंगे सर 200 साल तक, लगभग 200 साल तक भारत में क्या किया वो? वह शासन किया। कौन? ब्रिटिश। अब ब्रिटिश का मतलब अंग्रेज। क्लियर? तो आप देखेंगे 200 साल तक। अब हम लोग समझिए कि
पहले की अर्थव्यवस्था कैसी थी जब अंग्रेज नहीं आए थे, जब यूरोप कंपनियां नहीं आए थे, तो यहाँ का अर्थव्यवस्था कैसे थी? तो यहाँ का जो अर्थव्यवस्था थी ना, वो कृषि आधारित थी। यहाँ का लोग भरपूर कृषि करते थे, भरपूर यहाँ का उद्योग अच्छा था। उद्योग में कैसा उद्योग अच्छा था? तो हाथ से बना हुआ घड़ा, बर्तन, कपड़ा, सब हाथ शिल्प उद्योग यहाँ पर बड़ा फेमस हुआ करता था, और रोजी रोटी आराम से कमाते थे। और यहाँ का जो व्यापार, यहाँ से लोग, भारत में व्यापार का बड़ा मुख्य केंद्र था, और यहाँ से लोग वस्तुएं खरीद खरीद के ले जाते थे, और हमें विदेश से मिलता था बहुत ज्यादा ज्यादा मात्रा में सोना चांदी, भर भर के मिलता था। अब बहुत सारा कंपनी आती थी, तो बेचने वाला हम लोग एक ही थे और खरीदने वाला बहुत ज्यादा था, तो हम लोग भी मुनाफा बहुत होता था, है ना? तो हम लोग सोना चांदी भरपूर हम लोग कमा लिए थे, इसलिए भारत को सोने का चिड़िया भी कहा जाता था उस वक्त, है ना? तो उस वक्त तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, ये बात सही है। हाँ, सब चीज बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब यूरोप कंपनी आया, तो वो लोग प्रतिस्पर्धा तो बहुत ज्यादा होने, उन लोगों का मुनाफा कम होने लगा, तो वो लोग आपस में लड़ने लगे, और सिर्फ अंग्रेज ही राज करने लगे। ठीक है, अब अंग्रेज जब राज करने लगे, तो देखिए एक एक करके, जैसे कृषि में, उद्योग में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको देखिए। तो अर्थव्यवस्था तो हम लोग समझ गए कि सर कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, और उस वक्त जो लोग थे वो सर 85%, 85% जो पॉपुलेशन था, एग्रीकल्चर पे डिपेंड हुआ करते थे। कितना परसेंट? 85% किसमें? एग्रीकल्चर पे डिपेंड हुआ करता था। क्लियर? अगला देखिए, कृषि की स्थिति को समझिए। जब अंग्रेज आए तो कृषि का स्थिति को क्या हल कर दिया? तो सर अंग्रेज आए ना, तो अंग्रेज तो शासन करने लगा। क्या करने लगा? शासन करने लगा। तो उस वक्त कृषि का हालत ना सर बहुत खराब हो गया। सर कैसे खराब हो गया? क्या समस्या है कि कृषि खराब हो गया अंग्रेज आने के बाद? तो सर अंग्रेज ना शासन करने लगा, तो अंग्रेज शासन करने लगा, तो हम लोग के ऊपर वही क्या करने लगा? कंट्रोल करने लगा। ठीक है, तो अलग अलग तरह का सर, वो खेती में कोई सा सुधार नहीं किया, सिंचाई का कमी देखने को मिला, और किसान पे ना सर भारी लगान लगाने लगा। किसान पे क्या लगाने लगा? भारी लगान लगाने लगा, भारी टैक्स लगाने लगा। ठीक है, किस किस तरह से सर, तो जमींदारी व्यवस्था शुरू कर दिया था उस वक्त, रैयत वाली व्यवस्था शुरू कर दिया था, महाल वाली व्यवस्था शुरू कर दिया, और तरह तरह से क्या करने लगा? टैक्स लगाने लगा। किस पे? जमीन पर। तो बताओ, एक तो स्थिति खराब है, पुरानी तरीका से खेती हो रहा है, सिंचाई में कमी है, किसान पर भारी टैक्स लग रहा है, बार बार अकाल पड़ रहा है, और ऊपर से इतना सारा सिस्टम टैक्स लगाने के लिए अलग अलग व्यवस्था करके रखा है जमींदार के ऊपर। तो बताओ, उत्पादन होगा क्या? उत्पादन होगा ही नहीं। उत्पादन का जो प्रोडक्टिव का जो प्रोड्यूस का जो क्षमता है, वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। उत्पादन का स्थिति हो जाएगा खराब। तो सर कृषि व्यवस्था तो बिल्कुल खराब हो गया। कब? अंग्रेज आने पर। क्यों? क्योंकि वो शासन तंत्र इस तरह का बना रखा था। अब आगे समझिए, इस प्रकार क्या हुआ कि अब किसान का पूरी तरह से शोषण होने लगा। अब देखिए उद्योग का स्थिति, भारत में उद्योग की स्थिति कैसा था? तो अंग्रेज जब नहीं थे ना सर, तो अंग्रेज जब नहीं थे, तो भारत में पहले हस्तशिल्प और कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। कौन? भारत, है ना? लेकिन जब ब्रिटिश शासन आया, तो क्या उद्योग क्या हो गया सर? नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड का बने कपड़ा भारत में बेचे गए। अब क्या दिमाग लगाया अंग्रेज कि यहाँ से काम करते, कच्चा माल ले जाते हैं इंग्लैंड, और इंग्लैंड में कारखाना में बना लेंगे, और फिर वही बना हुआ वस्तु, कपड़ा हो गया या कोई भी वहां का तैयार माल, अब कहाँ बेचेंगे? भारत में बेचेंगे। एक तो सस्ता दाम में कच्चा माल लेके जा रहा है, कहाँ पर? विदेश। और उधर से तैयार माल लेके आ रहा है महंगा दाम में, कौन? भारत में बेचने के लिए। तो इस प्रकार से भारत क्या हो गया? सस्ता भी सामान कच्चा माल ले जा रहा है, तैयार माल महंगा दाम में ले जा रहा है। तो भारत की स्थिति क्या हो जाएगा? खराब। भारत का पैसा अब कहाँ से निकलेगा? बाहर निकलने शुरू करेगा। सोना चांदी सब कहाँ निकलना शुरू करेगा? बाहर। क्योंकि जो उत्पादन है वो सस्ता दाम में बिका रहा है, और फिर वही लोग तैयार माल कहाँ? भारत में बेच रहा है। समझ रहे हो? तो उद्योग की स्थिति हो जाएगा क्या? खराब। और यहाँ का जो हाथ से बना हुआ जो हस्तशिल्प जो उद्योग था, वो लोग क्या हो गया? बेरोजगार हो गया। क्योंकि इंग्लैंड से तैयार माल अब कहाँ आने लगा? भारत आने लगा। तो सर यहाँ का जो बेरोजगार होने लगा, कौन? कारीगर सब सब बेरोजगार होने लगे। अगला समझिए कि सर यहाँ का जो उद्योग है, यहाँ का जो राज टाइम में योगदान भी बहुत कम रहा। लेकिन फिर भी मान के चलिए, यहाँ यहाँ उद्योग का स्थिति बिल्कुल खराब, लेकिन फिर भी मान के चलिए कि यहाँ का जो कुछ कुछ जो सूती कपड़ा मिल सर खुलने लगे। भारत जो उद्योगपति है, कष्ट उष्ट करके यहाँ का भारत में उद्योगपति क्या करने लगे? सूती कपड़ा मिल खोलने लगे। अरे सूती कपड़ा मिल कहाँ कहाँ खुला? तो बोलेंगे सर महाराष्ट्र और गुजरात के आसपास, यानी पश्चिम क्षेत्र के आसपास सूती कपड़ा मिल खुल गया था। ठीक है,
और पटसन उद्योग भी खुला था, लेकिन पटसन उद्योग जो खुला था, जूट इंडस्ट्री जो खुला था, ये विदेशी यानी विदेश का जो उद्योगपति है, अंग्रेज का जो उद्योगपति है, उसी का श्रेय से भारत में ही खोला गया था। ये बात सही है। तो दो क्वेश्चन इससे याद रखना, सूती कपड़ा मिल किधर खुला था, तो आप बोलेंगे सर पश्चिमी क्षेत्र महाराष्ट्र गुजरात के आसपास। और जूट इंडस्ट्री पटसन उद्योग कहाँ खुला था, कहाँ खुला था, नहीं किसके थ्रू से खुला था, तो विदेशी यानी अंग्रेज के हेल्प से खुल गया था। कहाँ यहाँ पे। अब बोलेंगे पटसन कहाँ था, तो सर ढाका के आसपास था, ढाका के आसपास ही खुल गया था। ठीक है, तभी ढाका बंगाल के इलाके को हम लोग कहते हैं। और टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में खुल गया था सर। कहाँ पे खुला था, तो जमशेदपुर में खुला था, जमशेदजी टाटा ने खुलवाया था, है ना। तो 1907 में। तो ये देख लिए उद्योग का स्थिति। अब देखिए सर विदेशी व्यापार का स्थिति देख लीजिए। व्यापार का स्थिति, तो भारत का व्यापार ब्रिटेन के हित में चलता था, भारत के हित में नहीं चलता था। क्यों, क्योंकि उन लोग अधिक से अधिक क्या करना चाहता था, लाभ कमाना चाहता था। और कैसा लाभ कमाना चाहता था, कच्चा माल को सस्ता दाम में खरीद के ले जाए और तैयार माल को, फाइनल गुड्स को भारत में महंगा दाम पर बेचे। तो ब्रिटेन का हित में ही तो हुआ करता था। क्या होता था, भारत से कच्चा माल भेजा जाता था, अब ब्रिटेन से तैयार माल भारत लाया जाता था सर। भारत को कम लाभ मिला और ब्रिटेन अमीर होते ही चला गया। अब देखिए एक बात और बात, जब आप भारत का नक्शा को देखेंगे, तो यहाँ पे आप भारत का नक्शा देखिए, ठीक है। और यहाँ पे आप ब्रिटेन देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लीजिएगा, क्या देख लीजिएगा, यहाँ पे ना सर अरब देश है, और अरब देश है, और यहाँ पे क्या है, अफ्रीका है, ठीक है। तो अब देखिए, अफ्रीका है ना। तो अब ये लोग जो ब्रिटेन वाले किधर से व्यापार करने आते थे सर, इधर से व्यापार करने कहाँ आते थे, भारत। लेकिन यहाँ पे ना एक कैनाल खुल गया, एक नहर खुल गया, यहाँ पे क्या खुल गया, नहर। इस नहर को बोलते हैं स्वेज नहर, इस नहर को क्या बोलते हैं, स्वेज नहर। और ये स्वेज नहर कब खुला, 1869 में। अब देखिए ये लोग व्यापार इधर से इधर घूम के आते थे, लंबा दूरी करते थे। लेकिन ये जो नहर खुल गया, तो सर ये लोग नहर खुल गया ना, तो ये लोग अब व्यापार और आसान हो गया, फटाक से यहाँ नजदीक से पहुंचने लगा, कहाँ, ब्रिटेन पहुंचने लगा। तो सवाल आ सकता है कि स्वेज नहर कब खुला, तो 1869 में क्या खुला, स्वेज नहर खुला, है ना। तो अगर स्वेज नहर खुला, तो इससे ब्रिटिश व्यापार और तेजी से होने लगा। क्लियर। अब देखिए भारत में दो तरह से धन जाता था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग धन निकासी का सिद्धांत बोलते हैं। कैसे दो तरह से धन निकलता था, कच्चा माल सस्ता दाम में जाता था, और उधर से तैयार माल महंगा दाम में आता था। तो पैसा ओवरऑल भारत से कहाँ जा रहा है, विदेश जा रहा है, जा रहा था कि नहीं। तो इस नीति को धन का निकास का सिद्धांत कहते हैं। इसको ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी बोलते हैं। जिसको किसने दिया था, तो दादा भाई नेहरू ने दिया था। किसने दिया था, दादा भाई नेहरू ने। अगला सवाल, देखिए जनसंख्या और जीवन स्तर कैसा था, इसको समझ लीजिए। जनसंख्या, जब अंग्रेज थे, जब औपनिवेशिक काल में अंग्रेज थे, तो अंग्रेज का तो मुख्य उद्देश्य था तो इसका शासन करना। यहाँ का लोग मर रहा है, कट रहा है, कोई मतलब नहीं था, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो साक्षरता दर था, बिल्कुल 16% से भी कम था। और महिला का जो स्थिति है कितना, 7%। महिला की स्थिति कितना, 7% थी। पढ़ी लिखी कितना महिला, 7%। और पुरुष ओवरऑल बात करें तो 16%। यहाँ का जो औसत आयु जो लगभग जो तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, ये कितना, 32 वर्ष हुआ करता था। 32 साल ही जिंदा लोग रहता था। अभी वर्तमान में देखोगे तो 69 ईयर है। वर्तमान में लोग अभी कितना एवरेज माना गया, 69 ईयर। पहले कितना हुआ करता था, पहले 32 साल, 32 साल में चल जाता था, है ना। और वहां जो शिशु मृत्यु दर है, ये 28 प्रति 1000 हुआ करता है, 1000 में। अच्छा, हाँ, 1000 में पहले 218 चला जाता था। कितना, 218। अभी कितना है, 28 है। अभी कितना बोलेंगे, तो अभी 28 है। अगला, जो यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी जो संरचना है, बुनियादी संरचना का मतलब कि यहाँ का रेल, यहाँ का सड़क, यहाँ का जो सिस्टम है, इसका क्या योगदान था। तो ये सब जो रेल सड़क ये सब अंग्रेज जो बनवाता था ना, सिर्फ अपना हित के लिए बनाता था। किस लिए बनवाता था, अपना हित के लिए, कि अपना कच्चा माल कैसे बंदरगाह तक पहुंचे। अपना कच्चा माल, 1 मिनट।
हाँ, एक मिनट, आ जाओ दोस्तों। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, रेल, सड़क, ये सब जो बनता था, अंग्रेज सिर्फ अपने हित के लिए बनवाता था। क्यों? क्योंकि दूर दूर से कच्चा माल बंदरगाह तक पहुंचे, फिर बंदरगाह में जहाज में लोड करके ब्रिटेन पहुंचे, इसलिए रेल, सड़क ये सब बनवाता था। और किस लिए भिजवाता था? तो अपना सैनिक को अलग अलग जगह में आने जाने के लिए आसान बनाने के लिए। तो सारा का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, ब्रिटेन के हित में था, ब्रिटिश कंपनियां के हित में था। तो जैसे देखिएगा, आपकी ट्रेन भी बना, तो ट्रेन कब बना? अगर भारत में पूछे कि पहला ट्रेन कब चला, तो बोलिएगा सर फर्स्ट ट्रेन जो चला 16 अप्रैल 1853 में चला। वो ट्रेन मुंबई से थाने तक चला था, 34 किलोमीटर मात्र तक ही चला था, है ना। और देखिए, टाटा एयरलाइंस हेलीकॉप्टर, ये भी भारत में कब बना, कब स्थापना हुआ था इसका? 1932 में। ठीक है, टाटा आयरन जो कंपनी है, टाटा एयरलाइंस जो है 1932 में भारत में स्टेब्लिश्ड हो गया था, है ना। अब देखिए, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के बारे में समझ लिए कि यहाँ का जो लोगों का इनकम क्या था। तो देखिए, इतना खराब स्थिति है, अंग्रेज को पता था, तो अंग्रेज जनगणना करता ही नहीं था। अंग्रेज जनगणना करता ही नहीं था। फिर भी कुछ लोग, यहाँ के जो प्राइवेट लोग, पैसा वैसा कलेक्ट करके जनगणना स्टार्ट किया। और जनगणना स्टार्ट किया, जिसमें से नाम क्या क्या है तो आप देख लीजिए। कुछ लोग जैसे कि दादा भाई नेहरू जी है, विलियम डिग्बी है, फिंडले सिरास है, वी के आर ए राव है, आर सी देता है, ये सब जो लोग हैं, कुछ कुछ क्या किया, इकट्ठा किया कुछ मनी उनी, और फिर क्या करना स्टार्ट किया, जनगणना स्टार्ट करने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन ये सब को जो जनगणना है ऑथेंटिक नहीं माना जाता, क्योंकि ये सब का जनगणना में मतभेद है। लेकिन एक व्यक्ति है जिसका ऑथेंटिक मान का हम लोग काम चलता है, जिसमें वी के जो राव है, वी के जो राव है, इसका हम लोग इसका मान के चलते हैं कि इसका जो जनगणना था ये थोड़ा सा ठीक था। जिसके तहत हमको क्या मिला, जब ये लोग आकलन किया तो पता चला कि 20वीं शताब्दी के आसपास ना, जो यहाँ का जो राष्ट्र आय है और वार्षिक वृद्धि दर है, कितना 2% से भी कम है। कितना कम है? 2% से भी कम है ना। और यहाँ जो प्रति व्यक्ति आय है, वृद्धि दर केवल कितना, 0.5% है। पर कैपिटा इनकम कितना, 0.5%। और राष्ट्र आय कितना निकला, 2% से भी कम निकला। क्लियर? तो इस स्थिति से भारत की स्थिति ओवरऑल बिल्कुल खराब था। कब? स्वतंत्रता से पूर्व की स्थिति, है ना। तो इसको आप लोग समझ लिए कि क्या क्या स्थिति था। अब हम लोग आते हैं एमसीक्यू के ऊपर। देखिए, पहला चैप्टर हम लोग पढ़े स्वतंत्रता से पूर्व संध्या पर भारत की अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह से हम लोग जितना है फैक्ट हम लोग समझने की कोशिश की, फैक्ट कर ले। अब इसका हम लोग एमसीक्यू करते हैं। आप लोग एमसीक्यू बनाइए बेधड़क होके और एमसीक्यू पे कूद जाइए, क्योंकि ये सारे एमसीक्यू अगर कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में एक भी सवाल नहीं छूटेगा, है ना। चलिए, आप लोग रेडी हो जाइए। स्वतंत्रता से पूर्व भारत कितने वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन था? हाउ मेनी ईयर वॉज इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल बिफोर इंडिपेंडेंस? कितने साल तक, कितने साल तक? तो आप देखोगे कितने साल तक, आप देखोगे कि सर 200 साल तक। कितना? 200 साल तक सर कब्जा करके रखा था। कौन? ब्रिटिश। 200 साल का मतलब 1757 से लेकर 1947 तक 200 साल तक कब्जा करके रखा था। कौन? ब्रिटिश। तो पहला का क्या हो जाएगा? सी। क्लियर? अब आगे बढ़ो। पहला का सी। अब आगे देखो, 2 नंबर सॉल्व करो। 2 नंबर में क्या है? स्वतंत्रता से पूर्व भारत जन सामान्य की आजीविका और सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या था? व्हाट वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? तो बताओ, यहाँ का लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था, मुख्य स्रोत क्या था? हमने क्या बताया? 85% लोग किसमें मर रहे थे? कृषि पे। किसमें? कृषि पे जी रहे थे। किस पे? कृषि पे। हम मर रहे थे का सवाल बोल रहे मर रहे, इसका मतलब क्या आप समझे? कि स्थिति खराब था। कृषि में भी स्थिति क्या था? बिल्कुल खराब था। तो मुख्य तौर पर भी किसमें डिपेंड थे? तो कृषि पे ही थे। क्लियर? अब आगे सॉल्व कीजिए। 3 नंबर विश्व प्रसिद्ध मलमल का जो मूल निर्माण क्षेत्र रहा है वो कहाँ था? द वर्ल्ड फेमस जो मुस्लिम वाज ओरिजिनली प्रोड्यूस्ड इन। जो मलमल का कपड़ा था, बड़ा सॉफ्ट कपड़ा था, विदेश में बड़ा मांग था, है ना। तो उसका जो फैक्ट्री आपसे पूछा जा रहा है कि वो कहाँ आसपास, किस क्षेत्र, किसके आसपास थे? तो सर आप बोलेंगे दिल्ली नहीं, काठमांडू भी नहीं सर, ढाका के आसपास। किसके आसपास? अराउंड ढाका के आसपास क्या थे? मलमल का जो निर्माण क्षेत्र हुआ करता था। क्लियर? तो 3 का सी हो जाएगा।
अब देखिए चौथा नंबर सॉल्व कर लो आप लोग। चौथा नंबर में क्या है, ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का मुख्य ध्येय क्या था। जो कॉलोनियल जो उस वक्त थे, जो ब्रिटिश शासक थे, उसका मेन मतलब क्या था, आर्थिक नीति क्या था। क्या ब्रिटेन के हित का संरक्षण करना, प्रोटेक्शन और ब्रिटिश इंटरेस्ट, या फिर भारत का विकास करना, या भारत के हितों का संरक्षण, क्या होना चाहिए। ब्रिटिश शासक के आर्थिक नीतियों का मुख्य ध्येय क्या था, क्या था। क्या उन लोग का भारत के हित का संरक्षण करना था, भारत के लिए काम करता था, नहीं सर, भारत के लिए, भारत का विकास चाहता था क्या अंग्रेज, बिल्कुल नहीं चाहता था। तो क्या चाहता था, ब्रिटेन के आर्थिक हितों का संरक्षण, उन लोग अपने विकास करने के लिए यहाँ कंपनियां स्टेब्लिश की। क्लियर। अब 4 नंबर हो गया, अब 5 नंबर सॉल्व कर लो। एक एक सवाल करो मेरे दोस्त, एक एक सवाल, एक एक सवाल में जान है, और यही सवाल आपके एग्जाम में आएगा। देखो, ब्रिटिश काल में कृषि का निम्न उत्पादकता के कारण, बताओ एग्रीकल्चर डाउन क्यों किया। सिंचाई की सुविधा का अभाव के कारण, लैक ऑफ एग्रीगेशन के कारण, उर्वरक का कम प्रयोग, लॉ लॉ यूज ऑफ फर्टिलाइजर, निम्न तकनीक, लॉ लेवल टेक्नोलॉजी उपयोग, सभी। तो सर सारा का सारा रीजन है, सारा का सारा रीजन है ब्रिटिश काल में कृषि का उत्पादकता निम्न होने के कारण, है ना। तो 5 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला सॉल्व करो। क्या पूछा जा रहा है, स्वतंत्रता से पूर्व सूती कपड़ा मिल मुख्यतः स्थित थी, कहां थी, बिफोर इंडिपेंडेंस कॉटन टेक्सटाइल मिल वेयर मेनली लोकेटेड इन, कहां पर थे। अभी हम लोग क्लास में बताया कि सर सूती कपड़ा जो मिल था, भारत उद्योगपति की सहायता से तो खुला था, लेकिन ये कहाँ हुआ करता था, सर पश्चिमी क्षेत्र में, कहां पर, पश्चिमी क्षेत्र में हुआ करता था। और मेनली कहाँ, महाराष्ट्र में देखोगे और गुजरात के आसपास देखोगे क्या, सूती कपड़ा मिल खुला हुआ था। क्लियर। 6 का क्या हो जाएगा, बी। अब 7 नंबर सॉल्व कर लो। कृषि उद्योग की स्थापना मुख्यतः विदेशियों ने किया था। अच्छा, किस उद्योग की स्थापना, which industry was mainly established by foreigner। तो देखिए सूती कपड़ा तो भारत उद्योगपति के सहायता से खुला था, मलमल उद्योग भी नहीं था सर, विदेशी की सहायता से नहीं। किसका बोलेंगे, पटसन का, किसका बोलेंगे, जूट इंडस्ट्री का जो खुला था, वो किसके थ्रू से, तो विदेशी के थ्रू से खुला था। क्लियर। 7 का क्या हो जाएगा, सी। 8 नंबर सॉल्व करो। 8 नंबर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को बोलते हैं, ये कब स्टेब्लिश हुआ था, कब स्टेब्लिश हुआ था। तो सर बोलेंगे 1907 में हुआ था। कब हुआ था, 1907 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, जमशेदपुर में हुआ था, है ना। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907, याद रख लेना, बार बार पूछे जाने वाला सवाल है, कब, 1907 में। अब आप लोग 8 नंबर सॉल्व करो। हाँ, टाटा किस शहर में स्थित था, तो सर आप बोल देंगे जमशेदपुर। 9 का क्या हो जाएगा, सी, अभी बताया। अब देखो 10 नंबर सॉल्व करो। पूंजीगत उद्योग क्या उत्पादन करते हैं, पूंजीगत उद्योग क्या उत्पादन करते हैं, क्या क्या क्या। जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री है, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो जो कैपिटल, याद रखना जब भी कैपिटल गुड्स के बारे में आएगा तो एक चीज माइंड में रखना, क्या, मशीन का बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है, मशीन का बात हो रहा है। तो पूंजीगत उद्योग क्या उत्पादन करते हैं, कैपिटल गुड इंडस्ट्री प्रोड्यूस क्या, अनाज नहीं सर, सेवा नहीं सर, मशीन और काल पुर्जा, जो मशीन और उसका पार्ट्स है उसका उत्पादन करते हैं कौन, पूंजीगत उद्योग का उत्पादन। और ये क्या भारत में इसका जो मशीन और पार्ट्स क्या भारत में बनता था औपनिवेशिक काल के समय में, तो सर औपनिवेशिक काल के समय में भारत में नहीं बनता था। तो कहाँ से आता था, तो सर विदेश से आता था, ब्रिटेन से आता था। क्लियर। तो 10 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला 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 अगला, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखा। अब समझो, एक पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, ये पुस्तक किसने लिखा, तो सर बोलेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा। किसने लिखा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा। रट लेना, रट लेना, आएगा, रट लेना। 11। अब 12 नंबर देखो, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो सर इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा था R.C. दत्त, रमेश चंद्र दत्त ने। किसने लिखा था, रमेश चंद्र दत्त ने। किसने लिखा था, रमेश चंद्र दत्त ने। 12 का डी। 2 बुक याद करवाया है ना, दोनों को याद रखना।
इसका इकोनॉमिक हिस्ट्री किसने, रमेश चंद्र दत्त, शॉर्ट में बोलते हैं तो आरसी दत्त। अब आगे 13 नंबर, 13 नंबर, 13 नंबर, औपनिवेशिक नीतियों का विदेशी व्यापार पर प्रभाव। बताओ अच्छा था कि खराब था। औपनिवेशिक नीतियों का विदेशी व्यापार पर प्रभाव। जब औपनिवेशिक नीति आया भारत में, जब ब्रिटिश रूल करने लगा, तो हम लोग का व्यापार विदेश के साथ कैसा होने लगा, अच्छा कि खराब। अंग्रेज जब यहाँ शासन करने लगा ना, तो पूरी तरह से शासन तंत्र अपना लिया, हम लोग को विदेश के साथ व्यापार करने ही नहीं दिया, सिर्फ अपने पास रख लिया। सिर्फ बोलता था अपना माल ब्रिटेन के पास भेजो, वो भी सस्ता दाम में, और बाकी किसी देश के साथ नहीं बेचो। तो स्थिति तो सर खराब हो गया, अनुकूल नहीं सर, प्रतिकूल हो गया। क्या हो गया, प्रतिकूल हो गया। 13 का क्या हो गया, बी। अब 14 नंबर सॉल्व करो। मजा आ रहा है कि नहीं, पहले बताओ मजा आ रहा है कि नहीं। अगर मजा आ रहा है तो कमेंट में जरूर सब कोई कमेंट करना, और सारे दोस्त को बताना कि क्लास 11 40 आउट ऑफ 40 अगर लाना है तो सिर्फ का सिर्फ डीडी पाठशाला के साथ करना है ना। सच में मजाक नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो सारे जो एमसीक्यू है ना, सारे के सारे एमसीक्यू आपके एनसीईआरटी बेस्ड पे है, और सारे के सारे पीवाईक्यू है। सारे के पीवाईक्यू मतलब पिछले वर्षों में पूछा गया है, और आने वाला जितने भी संभावित प्रश्न है, सारा का सारा क्वेश्चन यही है, इसलिए कर लो। औपनिवेशिक काल की एक प्रमुख विशेषता क्या है, तो औपनिवेशिक काल की एक प्रमुख विशेषता सर अब बोलेंगे, सर कृषि में विकास हुआ था, कृषि में विकास नहीं हुआ था। कुटीर उद्योग का विकास हुआ तो ये भी नहीं हुआ था। कला का पतन जरूर हो गया था। तो 14 का सी। तो औपनिवेशिक काल है, ब्रिटेन जब आया था तब क्या था, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट। यस सर। तो सर उद्योग, ये हस्तकला का उद्योग ये डिक्लाइन हो गया। बाकी सर किसी चीज का विकास नहीं हुआ जब अंग्रेज आया था तब। भारत के हित में किसी चीज का विकास हुआ था, किसी का भी विकास नहीं हुआ था। 14 का सी हो गया। 15 नंबर, 15 नंबर देख लो। रेलवे के माध्यम से व्यापार कब शुरू हुआ, तो सर रेलवे आया ही कब, 1853 के बाद ही तो शुरू हुआ। कब बोलेंगे, 1853, 16 अप्रैल 1853। कहां से कहां पहला ट्रेन चला, मुंबई से थाने। कितना किलोमीटर, 24 किलोमीटर। क्लियर। तो 15 का क्या हो जाएगा, डी। और जब 16 नंबर, 16 नंबर सॉल्व करो। 16 में क्या है, पहली नियमित जनगणना कब हुआ, तो सर जनगणना जो शुरू हुआ ना, जनगणना भारत में जो जनगणना स्टार्ट हुआ, सेंसस स्टार्ट हुआ कब, 1951 में शुरू हुआ। कब हुआ, 1951 में पहला शुरू हुआ। अगर कोई पूछे आजादी के बाद, यानी जब हम लोग का आजाद, आजाद कब हुआ हम लोग का देश, कब हुआ, 15 अगस्त 1947। और 15 अगस्त 1947 में पहला जनगणना अगर पूछे तो कब बताना है, 1991 में। कितना, 1951 में। कितना, 1951 में हम लोग का पहला जनगणना हुआ था। 16 का क्या हो जाएगा, डी। अच्छा, पहला नियमित जनगणना। अच्छा देखो, इसमें से थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, आपको पहले क्वेश्चन को समझना है। अगर यहाँ पे अगर पूछे स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता से पूर्व जनगणना कब स्टार्ट हुआ, तो बोलना 1881 में। तो 16 का बी यहाँ पे जा सकते हैं आप सही। 16 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर स्वतंत्रता के बाद अगर पूछे पहला जनगणना कब हुआ, तब 1991 देना। 16 का क्या हो जाएगा, बी। क्लियर, समझ गए हो। 17 नंबर, 17 नंबर में क्या है, स्वतंत्रता, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई, यही आ गया सवाल। तो बोलना सर 1991 में हुआ था। क्या, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब, 1951 में। क्लियर। 17 का। अब 18 नंबर सॉल्व करो। 18 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत में सर जनगणना, भारत में जो जनगणना है, हाँ भारत में जो जनगणना है, ये कितने अंतराल में होता है, जनगणना भारत में कितने अंतराल में होता है, रखा गया 10 साल। कितना रखा गया, 10 साल के अंदर में एक बार जनगणना जरूर हो जाना चाहिए, 10 साल के अंतर्गत में। 11 का क्या हो जाएगा, बी। 13 नंबर सॉल्व करो। अच्छा 19 आ गया ना, हाँ ठीक है। यहाँ कितना नंबर सॉल्व किए थे, 18 ना, अब 19 सॉल्व कर लो। जनांकी संक्रमण का प्रथम चरण क्या है, तो देखो जनांकी का प्रथम चरण पूछा जा रहा है। प्रथम चरण देखो, जनांकी जो संक्रमण है, जो डेमोग्राफिक जो ट्रांजेक्शन है, ये 4 चरण में बांटा जाता है। कितने चरण में बांटा जाता है, 4 चरण में बांटा जाता है। पहला चरण क्या होता है कि सर किसी भी देश का
जो संक्रमण है 4 चरण में बांटा जाता है। क्या कि सर डेथ रेट ना, पहले जन्म रेट, जो पहले जो जन्म रेट है, बर्थ रेट है सर, किसी देश में ज्यादा होता है और डेथ रेट भी ज्यादा है। अच्छा, जितना जन्म ले रहा है उतना मर भी जा रहा है। क्यों मर रहा है? क्योंकि सर स्वास्थ्य सुविधा अच्छा नहीं मिल रहा होगा, खाना पीना अच्छा नहीं मिल रहा होगा, मेडिकल अच्छा नहीं मिल रहा होगा, इसीलिए जन्म रेट ज्यादा है तो डेथ रेट भी ज्यादा है। लेकिन एक ऐसा स्थिति आएगा कि सर जन्म रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम हो जाएगा, नहीं मृत्यु दर कम हो जाएगा। क्यों मृत्यु दर कम हो जाएगा? क्योंकि अब सुविधाएं मिलने लगा, बच्चा उच्चा कम डेथ करने लगा, तो ये क्या हो जाएगा, डेथ रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये कब होता है? जब स्वास्थ्य सुविधा मिलने लगता है। तो देखिए इसमें दो को बात कीजिए। अगर 1921 है, 1921 से पहले का बात करेंगे तो ये स्थिति, बर्थ रेट भी ज्यादा था और डेथ रेट भी ज्यादा था। इसको 1921 का जो फर्स्ट डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन कहेंगे, 1921 का पूर्व बोलेंगे, प्रथम चरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? फर्स्ट सोपान बोल लीजिए या फर्स्ट क्या बोल लीजिए, स्टेज बोल लीजिए। कब? इसका जनांकीय संक्रमण का डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन का फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट कब था? 1991 से। फर्स्ट किसको बोलेंगे? जब बर्थ रेट ज्यादा है और डेथ रेट भी ज्यादा है। और अगर 1921 के बाद देखेंगे तो उसको सेकेंड डेमोग्राफिक फेज बोलेंगे, जिसमें बर्थ रेट ज्यादा है और डेथ रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये सवाल क्या है, जनांकीय संक्रमण का प्रथम चरण कब बोला जाता है? तो सर प्रथम चरण बोलेंगे 1921 से पूर्व, बिफोर 1921 को जानेंगे। इसमें क्या होता है, बर्थ रेट भी ज्यादा है और डेथ रेट भी कम है। क्लियर? और सेकंड के बारे में पूछे तो सेकंड कब होना है? 1921 के बाद हो जाएगा, क्या सेकंड फेज हो जाएगा। अगला सवाल देख लो। अगला सवाल क्या है कि जनांकीय संक्रमण का द्वितीय चरण, सेकेंड स्टेज ऑफ डोमेग्रेसिव ट्रांजेक्शन किसको बोलिएगा? तो बोलेंगे सर, यहाँ पे अभी हम लोग सॉल्व किए, किसको बोलेंगे? तो किसको बोलेंगे? अभी हम लोग सॉल्व किए क्या सर, 1921 के बाद को सेकंड फेज बोलेंगे। जनरली सेकंड स्टेज कब बोलेंगे? तो 1921 के बाद बोलेंगे, 1921 के बाद बोलेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत सर। तो 20 का क्या हो जाएगा, बी। 21 नंबर सॉल्व कीजिए। 21 में सवाल में क्या है, भारत का शिशु मृत्यु जो दर है, शिशु मृत्यु दर ये कब का पूछा जा रहा है? अगर पूछेंगे शिशु मृत्यु दर, अगर अभी का पूछा जाए तो कितना बोलना है सर? 27-28 के आसपास अभी का है। 1000 में कितना? 27-28। कितना? वर्तमान का। वर्तमान का अगर पूछे तो क्या बोलना है सर? 27-28 पर थाउजेंड है। 27-28 क्या होना चाहिए? पर थाउजेंड अभी है। अब पहले कितना होता था? तो सर 1000 में 218 बच्चा डेथ कर जाता था। क्यों होता था? तो स्वास्थ्य सुविधा ही नहीं हुआ करता था। तो अगर यदि वर्तमान में पूछे तो यही बताना है और पूर्व में बोले तो 218 बताना है। क्लियर? 21 का ये। अब आइए 22 नंबर। 22 नंबर में क्या है, भारत की जीवन प्रत्याशा यानी कितना लोग जिंदा रहते थे। अगर पूछा जाए आपसे, अभी के बारे में पूछा जाए, भारत की जीवन प्रत्याशा अभी के बारे में पूछा जाए तो कितना? 69 ईयर्स मान लीजिए। कितना मान लीजिए? एनसीईआरटी में कितना दिया हुआ है? 69 दिया हुआ है। और औपनिवेशिक काल में जब ब्रिटिश शासन करते थे तब कितना हुआ करता था? तो सर 32 साल तभी लोग जिंदा थे, रहते थे। एवरेज कितना थे? 32 साल तक ही जिंदा रहते थे। एवरेज क्यों 32 साल जिंदा रहते थे? क्योंकि स्वास्थ्य सुविधा ही नहीं हुआ करता था। अभी स्वास्थ्य सुविधा है तो कितना साल है? आजादी के बाद से कितना है? तो हम लोग 69 ईयर मानेंगे एवरेज। अब आजा 22 हो गया। अब 23 नंबर सॉल्व कर लो। 23 में क्या है, भारत में रेल का प्रारंभ कब हुआ? तो सर रेल का प्रारंभ हो गया था कब? 1850 के 50 के दशक के आसपास। कितना? 23 का क्या लिखेंगे? 1850 के आसपास। ऑप्शन में जो है 1850 के आसपास सही लगा देना। तो 23 का क्या हो जाएगा, बी। 24 नंबर सवाल क्या है, पहले भारत अर्थव्यवस्था जिन्हें नोबेल मिला। तो किसको नोबेल मिला था सर? तो नोबेल जो था, भारत का जो अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन है, इसको मिला था। भारत में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था किसको? 24 नंबर का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अमर्त्य सेन। इसका एक किताब भी है, उस किताब का नाम क्या है? तो सर आप उस किताब का नाम बोलिएगा क्या? पॉवर्टी। क्या है किताब का नाम? पॉवर्टी एंड फेमिनिज्म। पुस्तक का लेखक कौन है? तो बोलिएगा सर अमर्त्य सेन है। कौन है? अमर्त्य सेन। 25 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला 26 ना, भारत में जो उड्डयन की नींव कब रखेगी? उड्डयन का नींव, उड्डयन का मतलब एयरलाइंस जो सिस्टम है उसका कब नींव रखा गया था? तो बोलिएगा सर
कब रखा था? 1932 के आसपास। उड्डयन यंत्र कब रखा था? व्हेन वाज द एविएशन इंट्रोड्यूस इन इंडिया? एविएशन यानी एयरलाइंस का बात कर रहा है, कब? 1932 में। तो टाटा एयरलाइंस भी कब आया था? 1932 में। क्लियर? 26 का सी हो जाएगा। 23 नंबर, कृषि की गतिहीन के कारण, गतिहीनता के क्या कारण है? कृषि का स्थिति खराब क्यों था? तो सर बोलिएगा दोषपूर्ण भू व्यवस्था। क्या बोलिएगा? दोषपूर्ण भू व्यवस्था, सही बात है। दोषपूर्ण राजस्व व्यवस्था, टैक्स सिस्टम, ये भी था। किसान का दुर्दशा, ये भी था। तो सभी कारण से कृषि का स्थिति क्या था? एग्रीकल्चर का स्थिति क्या था? खराब था। क्लियर? 27 का 27 हो गया। अब 28 देख लो, और 2 हो सकता है, 2 या 3। हाँ, कौन सी वस्तु निर्यात नहीं होती थी? यानी निर्यात नहीं होती, यहां से विदेश नहीं जाता था, है ना? तो सर रेशम का, यहां से रेशम जाता था विदेश, तो रेशम जाता था, कपास भी जाता था, नील भी जाता था। लेकिन जो पूंजीगत वस्तु है, कैपिटल गुड मशीन है, ये विदेश नहीं था, क्योंकि ये बनता ही नहीं था। बनता ही नहीं तो जाएगा कहां से? इसलिए ये नहीं जाता। 28 का क्या हो जाएगा? डी। अब 29 नंबर देख लो। 29 नंबर में क्या है? कृषि व्यवसायीकरण का लाभ किसे मिला? तो बताओ, कृषि का जो व्यवसायीकरण हुआ, एग्रीकल्चर, यहाँ पे जो बेनिफिट किसको मैक्सिमम मिला? छोटे किसान को? तो बिल्कुल छोटे किसान तो और नहीं मिला। भारत काश्तकार को? ये भी नहीं। इंग्लैंड का किसान को? नहीं। इंग्लैंड का जो उद्योगपति है ना सर, उसको यहाँ का कृषि का लाभ मिला, यहाँ का प्रॉफिट मिला, है ना? तो बिजनेस ज्यादा कौन किया? तो इंग्लैंड का उद्योगपति ही किया था। अब 30 नंबर, लास्ट सवाल देख लो कि आधारिक संरचना का जो विकास का मुख्य उद्देश्य क्या था? सड़क, रेल, एयरलाइंस, बंदरगाह, पोर्ट, ये सब किस लिए करता था? जनता की सुविधा के लिए? नहीं सर। सेना का आवागमन सुविधा के लिए? हाँ सर, ब्रिटिश सेना जो था। अच्छा, आधारिक संरचना पूछे तो बोलना स्वतंत्रता से पूर्व का बात पूछ रहा है। स्वतंत्रता से पूर्व का बात ये है, बिफोर इंडिपेंडेंस का बात हो रहा है। तो सेना के आवागमन की सुविधा के लिए, हाँ सर, ब्रिटिश सेना जगह जगह भेजने के लिए आधारिक संरचना का विकास कर रहा था, ये बात तो सही है। रेल का विकास कर रहा था, सही है। सड़क का विकास कर रहा था, इसके लिए। कच्चा माल का बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए? तो यस सर, को बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी और सी हो जाएगा इसका आंसर। 30 का 30 सवाल आपको हमने करा दिया दोस्त। ये 30 का 30 सवाल पहला चैप्टर से था। 30 का 30 सवाल कितना से? पहला चैप्टर से। जरूर कर लेना। हम लोग सारा चैप्टर को डिस्कस करेंगे, फिर एमसीक्यू करेंगे। हम कोशिश करेंगे क्लास और थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए, है ना? लेकिन इतना शॉर्ट भागेंगे, है ना? शॉर्ट का चक्कर में बिल्कुल नहीं रहना, कॉन्सेप्ट बिल्ड के चक्कर में हमेशा रहना। क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेगा, है ना? और जिसको भी पीडीएफ चाहिए, जिसको भी पीडीएफ चाहिए, वो जरूर संपर्क कर लेना। किस नंबर पे? 70 50 29 94 36 नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, उसको पीडीएफ मिल जाएगा। और इकोनॉमिक्स जिसे भी पढ़ना है, बड़ा शानदार से, बड़ा डीप से, बेहतरीन समझ के लिए, सिर्फ सिर्फ अच्छे नंबर लाने के लिए नहीं, एक अच्छा समझ विकसित करने के लिए भी अगर पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, इस नंबर पे कांटेक्ट करना, आपको सारी विशेषता बता दी जाएगी, है ना? वो भी ऑफलाइन की भी व्यवस्था है दुमका में। जो जो बच्चा दुमका में पढ़ना चाहता है, वो इस नंबर में कांटेक्ट करेंगे, उसको ऑफलाइन की भी सुविधा मिल जाएगी। ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला शानदार चैप्टर के साथ। और आप लोग सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, और ये भी बताना कि क्लास कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद।